क्या आप भी करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंड वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन? तो आज ही डाउनलोड कीजिए पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव क्लासेस, साथ में ही आपको यहाँ पे मिलेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रोवाइड की जाएगी टेस्ट सीरीज एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए अगर आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है, 6 ईयर के लिए भी वहां पे कोर्स है और साथ के साथ वीएलडीए के लिए भी आपके लिए कोर्स वहां पे बनाया गया है। और हमारी जो पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे जो कोर्स है उनकी फीस हमने बहुत ज्यादा कम रख रखी है। ऑफलाइन के कंपैरिजन में आपको 4 से 5 गुना कम फीस यहाँ पे ली जाती है और 4 से 5 गुना ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भाई बिल्कुल भी देर ना कीजिए, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आपके पसंदीदा कोर्स। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल सी क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हमारे एचएयू बीएससी एग्रीकल्चर 2022 का जो एग्ज़ाम आया था 4 ईयर का, और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ताकि जो अब आप इस साल एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको एक अच्छे से एनालिसिस मिल जाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिजिक्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा और एज यूजुअल मेरा जो तरीका रहता है वो यही है कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन और बनते हैं, तो उन 10 तरह के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में ही बता देना। तो 3 पार्ट्स में ये बनाऊंगा मैं वीडियो, ताकि थोड़ा सा बल्कि ना लगे और आप बोर वगैरह ना हो। ठीक है, ब्रेक ले लेके आप अपना ये 20 सेकंड का जो पेपर हुआ था उसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो मैं अभी एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेन पेपर साथ लेके बैठना, एक बार खुद ट्राई करना, पोज देके नहीं होता फिर सॉल्यूशन देखना। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके एचएयू में पूछा गया था वो ये रहा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो सिंपल सा हमेशा की तरह एज यूजुअल मोशन स्ट्रेट लाइन से स्टार्टिंग करता है, तो इस बार भी वही किया। क्वेश्चन कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल हैज चेंज्ड। मेन हिंट मिल गया, यहीं से पार्टिकल की पोजीशन बदल दी गई है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। क्वेश्चन को भूल जाओ, मुझे ऑप्शन नहीं पता, अपना जो अपन ने फिजिक्स पढ़ी हुई है सीखी हुई है उसको लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो एक पोजीशन है ए, स्पेस में कोई एक पोजीशन है ए, यहाँ पे अभी अपना कोई मान लो बॉक्स पड़ा हो या कोई मान लो पर्सन खड़ा था हमारा। ठीक है, ये हमारा पर्सन खड़ा था अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या किया, अपनी पोजीशन बदल ली। पोजीशन बदल ली इसका मतलब कहीं ए से बी पोजीशन पे ही आया होगा, है ना, ए से बी पोजीशन पे आया होगा। और हमारा यही जो मेन कंसेप्ट है मोशन का, यही कहता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलता है हम बोल सकते हैं कि वो एक मोशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बंदे ने अपनी पोजीशन ली बदल। अब किस तरीकों से बदल बदल सकते हैं अपनी ये पोजीशन? 2 तरीकों से। या तो वो क्या करे, आई टू आई के डिस्टेंस पे चला जाए। आई टू आई के डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट अवे ए टू बी, वो ट्रेवल करके अपनी पोजीशन बदल ले। या फिर क्या करे ये कोई दूसरा लंबा टेढ़ा रास्ता घूम के आए। मान लो ये थोड़ा सा, मान लो जो स्कूल में वगैरह में करते थे ना, गए थे पानी पीने, घूम के आ रहे हैं लोन वगैरह, तो मान लो नया इसने लंबा सा रास्ता इसने ट्रेवल करके यहाँ पे बी पोजीशन पे आया। अब यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट क्या निकलते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कॉन्सेप्ट निकलते थे। अब याद रखना यहीं पे ही मेजर चेंज है जहां से आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल। ठीक है, एक्चुअल रास्ता क्या था, किस रास्ते से वो चल के गया है। ठीक है, और दूसरा आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, आई टू आई डिस्टेंस। ठीक है, आई टू आई डिस्टेंस का मीनिंग, आप ए पे खड़े हो, बी पे जाना है, स्टेट ए से बी की तरफ, बिल्कुल स्टेट आई टू आई जो आपका डिस्टेंस बनेगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डजंट मैटर कि वो किस रास्ते से गया है, कहाँ घूमता हुआ गया। अब यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ अपने को रिलेशन चेक करना है। ठीक है, हम जानते हैं ऑल एज यूजुअल जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है हमेशा आपका बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के वो बराबर भी हो सकता है। अब एक और बात, यहाँ पे अगर पार्टिकल पोजीशन नहीं बदलता, अगर पार्टिकल पोजीशन नहीं बदलता, ठीक है, तो क्या जीरो होगा सर? डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली जीरो होगा। लेकिन क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो उसका डिस्टेंस जीरो है, हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। अब यहाँ पे उसने सेम यही बात बोल दी
कि अगर आपके पार्टिकल ने पोजीशन बदली है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका नॉन जीरो हो गया। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ही नॉन जीरो हो गया, ये अगर आपका नॉन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपको पता लग गया, आपका बोथ कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, ऑप्शन ए। कहने को तो फटाफट इसको डायरेक्ट बोल के कर सकते थे कि अगर पार्टिकल ने पोजीशन नहीं बदली अपनी, ठीक है, और पोजीशन सॉरी बदल ली, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, और आपका डिस्टेंस भी नॉन जीरो है। लेकिन एक रिवीजन करवानी थी तो मैंने साथ साथ आपको करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with an acceleration of a1 after 2 seconds, another body b starts from rest with an acceleration a2 if they cover equal distance in 5 seconds after the start of a, the ratio of a1 ratio a2 मतलब क्या होगा। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो आपका एक कोई बॉक्स है या कोई गाड़ी है, मैं यहाँ पे बॉक्स वगैरह या कोई गाड़ी बना रहा हूँ, ये आपका है ए बॉक्स। ठीक है, सिमिलरली आपका है ये बी बॉक्स, दो बॉडी बना ली मैंने ए और बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपका रेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको एक्सेलरेशन मिला है a1, इसको एक्सेलरेशन मिला है आपका a2। अब ये कहता है कि जो ये है बॉडी b, ये a से 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई, मतलब 2 सेकंड पीछे चल रही है ना। और इसने या फिर एक और बात बोल दी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे 5 सेकंड में। मतलब यहाँ पे क्या करें, इफ दे कवर इक्वल डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए। यानी आपका मान लो जब ए स्टार्ट हुआ तब टी इज इक्वल टू 0 हुआ था टाइम। ठीक है, तो 5 सेकंड में कहीं ये यहाँ पहुंचेगा, आपका बॉक्स ए 5 सेकंड में कहीं अपनी पोजीशन बदल के आगे पहुंचेगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन ये यही बात कह रहा है कि 5 सेकंड जब ए को हो जाएंगे यहाँ चले हुए, तो इतने में 2 सेकंड लेट होने के बाद बी भी चल पड़ेगा, है ना। यही कह रहा है वो क्वेश्चन में कि बी 2 सेकंड पीछे है। तो जब ए के स्टार्टिंग होने से 5 सेकंड पूरे हो जाएंगे, यानी मतलब लगा लो 5 सेकंड जब कंप्लीट हो जाएंगे, ए अपने किसी यहाँ पे पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो उसी टाइम बी भी आपका यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन जो सोचने वाला जो ट्रिकी पॉइंट क्या वो ये है कि ए को पहुंचने में तो लगेंगे 5 सेकंड, लेकिन बी वहां 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो 2 सेकंड तो वैसे ही लेट चल रहा है। बस यहीं से क्वेश्चन आपका खत्म। अब इसके बाद सिर्फ आपको वो होता है ना लिखा पट्टी, वो करनी है। क्या है भाई, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 5 सेकंड में। सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली हमें इक्वेशन पता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब चाहे रेस्ट से दी हो लेकिन आपको दी है। अब इसने क्या कहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, तो ऐसे का डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे लगा लो, ऐसे इज इक्वल टू 1/2 a1 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 सेकंड में ए ने कितना कुछ डिस्टेंस आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। सिमिलरली फॉर बी, एस बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर 1/2 a2 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 क्यों आया, समझ आ गया होगा आपको कि 2 सेकंड तो बी पीछे चल रहा था। ठीक है, और आखिरी के अगले 3 सेकंड में उसने सेम डिस्टेंस ए के जितना ट्रेवल कर लिया। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, कि आपका एस ए बराबर है एस बी के, ऐसे बराबर है एस बी के, तो 1/2 a1 टी स्क्वायर, यानी टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a2 टी बी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, a1 इंटू टी ए कितना था आपका 5 के, यानी यहाँ पे 25 आ जाएगा, और a2 कितना था, a2 आपको निकालना है, मतलब रेशो निकालना है, और टी बी कितना था आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो a1/a2 का जो रेशो है आपको मिल गया 9/25, सिंपल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर है आपका, ऑप्शन ए ही आंसर है इसका। ठीक है, और आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्टाइल पे, है ना। क्या कह रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर पर सेकंड, जी आपको 10 देनी है, देन हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। मुझे नहीं पता क्या वेक्टर वेक्टर दी है, मेरे को तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और जब मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को क्वेश्चन से डरने की जरूरत है नहीं। चलो थोड़ा सा इसका डिजाइन बना लेते हैं अच्छा सा। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है आपकी ना प्रोजेक्टाइल उछली 6 i कैप प्लस 8 j कैप वेक्टर से। ठीक है, प्रोजेक्टाइल उछली, तो बना लेते हैं भाई अपनी प्रोजेक्टाइल, ये बना लेते हैं हम। तो ये मैंने बना लिया प्रोजेक्टाइल का अपना पाथ। ठीक है, ये मैंने अपना प्रोजेक्टाइल का बना लिया पाथ। ओके,
और इसने जो बोला जो वेक्टर है वेलोसिटी का, जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर दिया है वो दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप। लेकिन एक बेसिक प्रोजेक्टाइल का नेचर क्या होता है सर, ये ना ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट होती है, इसको थीटा एंगल से डिनोट करते हैं। ये हमारा इनिशियल यू वेक्टर होता था, अगर ये वाई डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, तो इसी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट निकलता था सर एक यू एक्स, इसी का निकलता था सर एक यू वाई निकलता था सर। बस मुझे यही पता था, यही पता करना था कि जब एक प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से प्रोजेक्ट होती है तो उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, यू वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। ये मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है। ओके, तो यहां से आप डिनोट कर लो, यू वेक्टर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6i कैप प्लस 6 प्लस 8 जे कैप। ओके, प्लस 8 जे कैप। अब थीटा एंगल में कैसे निकाल लूंगा सर, थीटा निकालने का कुछ नहीं करना आपको, एक तरह से ट्रायंगल ही बन गया आपकी, क्या वहां पे देखो ऊपर वाला, ये वाला आपकी साइड 8 है, ये वाली आपकी साइड 6 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। थीटा क्या होगा सर, टेंजेंट इनवर्स 8/6, यानी दूसरी तरफ से क्या होगा आपका टेन इनवर्स 4/3। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को निकल गई, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा टेंजेंट थीटा क्या है 4/3। एक और काम की बात, टेंजेंट थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे 8 है, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ लास्ट टू लास्ट काट पीट के क्या लिख सकता हूँ सर, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है। अभी आपको पता है कौन सी ट्रायंगल बनती है 3 4 5 वाली, तो थीटा पे कौन सा हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। तो वो मेरे को नहीं जानना, मेरे को सिर्फ इतना पता लग गया, पैरामीटर पता लग गए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर, रेंज का फॉर्मूला होता है सर यू स्केयर साइन 2 थीटा बाय जी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, यू स्केयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। अब जो जो वैल्यू पूछी है निकालते जाओ, वैल्यू डालते जाओ, कितनी 2 की वैल्यू हमने एज इट इज डाल दी, यू स्केयर डालना है। यू स्केयर क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 6 स्केयर प्लस 8 स्केयर, यानी कि अंडर रूट होल स्केयर, एक ट्रिपलेट बन गया, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। अब ये मत पूछना कैसे आई, सुनो, यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा 6 स्केयर प्लस 8 स्केयर, तो यू का मैग्नीट्यूड मैंने डाल दिया। अब इनटू में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, कोस थीटा की वैल्यू 3/5, जी की वैल्यू आपके 10 उसने कहा है लेनी है, तो ये मैंने ले ली। जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा दो, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल, मतलब 5 से 2 आ गया, क्या वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 चौक 16 48, 48/5, ये वैल्यू है आपकी 48/5, वैल्यू आपकी 9.6 मीटर। ऑप्शन दी है ऑप्शन बी। सिंपल सा फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट आपका साथ साथ रिवाइज करवा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां से इतने से पैरामीटर अपने बनाता गया और फॉर्मूले मेरे को पता थे मैं लगाता गया, ना पता होता तो भी मैं यूएक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल लेता, पर जरूरत नहीं थी तो इससे मैंने यहाँ से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगला फिर प्रोजेक्टाइल पे, इसका ना पिछले वाले में सोल्यूशन कराता हूँ, इसी में सोल्यूशन करवाया था हूँ इसी क्वेश्चन का, ठीक है। क्या कह रहा है, इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी क्या 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 क्या, तो कह रहा है इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन जो वेलोसिटी है आपकी, यानी वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी जो है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंट्स। मतलब ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के मतलब रिस्पेक्ट में कभी परपेंडिकुलर होती भी है या नहीं होती। यहाँ पे आ जाओ, ये आपके आगे मैंने वेलोसिटी के वेक्टर बना दिए इनिशियल वेलोसिटी के वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था या फिर कहीं भी आपने अगर एनसीईआरटी में किसी टीचर से पढ़ा भी होगा तो सबने बताया होगा आपको कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रोजेक्ट हो रहा होता है कोई पार्टिकल, एक्सेलरेशन तो इस पे सिर्फ एक ही लग रहा होता है ना, एक्सेलरेशन सिर्फ इस पे एक ही लग रहा होता है, वो होता है आपका ग्रेविटी, ठीक है ना, वो लगती है आपकी जी। तो जी आपकी हमेशा कहाँ लगेगी, अर्थ के सेंटर की तरफ, ये मैं लगाता जा रहा हूँ आपकी जी आपके सामने, ठीक है, ये आपके मैंने जी लगा दी। अच्छा, सबके वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो गए, यहाँ सिर्फ ड्राइंग में थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं और कुछ नहीं है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबके लिए सेम होगा। अच्छा, अब आपका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ मैं। सर हमें पता है
जब भी मेरा पार्टिकल प्रोजेक्ट होता है, ये देखो मेरा पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ, ux वाली जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो पार्टिकल को आगे लेके जाती है, और uy वाली वेलोसिटी पार्टिकल को ऊपर लेके जाती है। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है। अब हमको ये पता है सर, जब भी कोई चीज उछाली हमने या प्रोजेक्ट की हमने, फेंक की, जैसे इसको फेंका, तो एक बार के लिए तो ये आगे जाएगी और ऊपर भी जाएगी, फिर एक टाइम क्या आएगा, ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद सिर्फ आगे ही जाएगी, इससे ऊपर वो दोबारा नहीं जा सकती, है ना। क्या मैं कह सकता हूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट यहां तक जाने से पहले इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट छोटा होता जा रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तभी तो ये हाईएस्ट वेलोसिटी अचीव करते हुए उससे ऊपर नहीं जा पा रहा, है ना। क्या मैं बोल सकता हूँ आपको सर, है ना। तो यानी कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपका यूआई वाला वेक्टर जब तक पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, वो अपनी वैल्यू को कम कर रहा होगा, है ना, वो अपने मैग्नीट्यूड को कम कर रहा होगा। अब जब यहाँ पहुंच जाते हैं अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी का वेक्टर बचता है, यानी इस वेलोसिटी का कौन सा वेक्टर बचता है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचता है सर। जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो मेरे पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचता है, वाई कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ वाई कंपोनेंट होता तो पार्टिकल और ऊपर जाता, है ना। यानी कि सिर्फ एक ही इंस्टेंट ऐसा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहां पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बचा है, और वही हमारे जी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जी हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, और यहाँ इस ग्राफ में देखूं तो भी बिल्कुल नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है, यानी कि परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा। इसको 3D में इमेजिन करो, ये 2D में आपको लगता है कि नेगेटिव वाई में होती है आपकी, ऐसा ये सिर्फ दिखाने के लिए कि यहाँ नेगेटिव वाई में जी है, असल में ऐसे नेगेटिव वाई का कोई सेंस नहीं है। जब आप 3D में देखोगे तो 3D में हमेशा सेंटर की तरफ होगी, और कभी भी प्रोजेक्टाइल होगी तो सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल वाला जो उसको आगे लेके जाएगा पार्टिकल वाले को, उसी का वेक्टर आपके जी के परपेंडिकुलर आएगा। तो सिर्फ यही एक टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे आपकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। रटने को ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज लिखा हुआ है, एट वन इंस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जी वगैरह वगैरह, लेकिन हम सिर्फ फील करेंगे, ठीक है, समझना है अपनी तरफ से, बट फील करो। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा दें सर, जब आगे जाएंगे, जब पार्टिकल में आगे की तरफ जाएंगे, इस पोजीशन से आगे, अब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, अब क्या होगा आपका सर, यू जो आपकी यूवाई वाली वेलोसिटी है फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, अब वो क्या होगा, नेगेटिव में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, वो पार्टिकल को जल्दी नीचे लेके आएगी, है ना। ऊपर वाली मोशन ऊपर की सेंस में रिटार्डेड थी, जब यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो ऊपर की या नीचे की सेंस में वो अब एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, क्योंकि जी का इम्पैक्ट वेलोसिटी के साथ हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. ठीक है, सोचते हैं भाई कैसे करें। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है, एक बॉडी है तो समझ लो ब्लॉक ही है। मैंने अपना बना लिया ब्लॉक, ये मैंने अपना ब्लॉक बना लिया, एक बार के लिए इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, 5 kg बाद में डाल लेंगे। इस बॉडी पे लग रहे हैं टू परपेंडिकुलर फोर्सेस, मैंने लगा दिया, मान लो सर ये रहा परपेंडिकुलर फोर्सेस, फोर्स F1, ये रहा परपेंडिकुलर दूसरा फोर्स F2, ठीक है। अच्छा, अब सबको पता है, अपने को ये बात सबको पता है कि जब भी दो फोर्सेस लगेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि रिजल्टेंट उसका कैलकुलेट होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट होगा तो उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा सर, एफ रिजल्टेंट कहीं आएगा, मैं मान सकता हूँ ये बात क्या मैं मान लूं, बिल्कुल सर मान लो। अच्छा, एफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा सर, F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब सिंस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो सिर्फ इतनी वैल्यू मैटर करेगी, F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर, यही वैल्यू मैटर करेगी। अब इसी को आपको मैं दोबारा इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि मान लो आपका ब्लॉक है 5 kg का, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है 5 kg का, ये आपका थीटा एंगल, यहाँ पे आपका 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये आपका 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका एफ रिजल्टेंट आ गया, एफ रिजल्टेंट भाई ट्रिपलेट पिछले क्वेश्चन वाला 6 8, तो ये आपका 10 न्यूटन का रिजल्टेंट लग रहा होगा, यानी 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, 10 न्यूटन का आपका रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब ये बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट करेगी, इस तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन लगा दो आपकी, क्या, एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ रिजल्टेंट की वैल्यू 10, मास कितना 5 kg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई सर 2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। 2 वाला ऑप्शन ए और बी है, सी और डी नेगलेक्ट कर दो। अब आ जाओ एंगल निकालते हैं। एंगल कैसे निकालूं भाई? ऑब्वियस ये बात है, दिख रहा है मेरे को। सर ये 6 न्यूटन, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ये एंगल आपका थीटा था, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? अगेन टेंजेंट थीटा यहाँ से क्या निकालूंगा? सर टेंजेंट थीटा मेरा होगा 6/8। दिस टाइम क्या होगा? थीटा आपका टेंजेंट इनवर्स 3/4। टेंजेंट इनवर्स 3/4। अब आपको मैंने पिछली तरह बताया था कि 3 4 5 वाले ट्रायंगल बन गई, तो थीटा आपका क्या आएगा? 37 डिग्री। यहाँ पे 37 वाला ऑप्शन ये ए ही दिया हुआ है जो मोस्टली क्लोज है, 36.9 डिग्री, ऑप्शन ए। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ 3 4 5 वाली ट्रायंगल, ये रटी हुई होनी चाहिए। ये बात याद रखना, सारे बच्चों को ये रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया वाला 37 डिग्री 53 डिग्री। ओके, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, निकाल ली। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन शायद मोशन स्ट्रेट लाइन से है, ग्राफ दिया हुआ है एक्स टी। चलो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द फिगर शोज द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ अ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg। एक बॉडी है 0.4 kg के मास की, ठीक है। इम्पल्स पूछा है इसने, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इम्पल्स, हर एक इम्पल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अच्छा, इम्पल्स क्या होता है? जरा एक बार सब कुछ छोड़ो, इस ग्राफ को समझते हैं, क्वालिटी समझते हैं इस ग्राफ की, बाकी सब छोड़ो। इम्पल्स क्या होता है? सर इम्पल्स होता है कि सडन एक फोर्स लगा देना बॉडी की डायरेक्शन, मतलब एक समझ लो एक स्मॉल इंस्टेंट के लिए इतना भयंकर शार्प फोर्स लग जाना कि बॉडी की एकदम इंस्टेंट डायरेक्शन बदल जाए। जैसे कि मान लो आपने मतलब क्रिकेटर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने बैट से हिट कर दिया, यानी बहुत कम टाइम के लिए एक फोर्स का लगना जिससे बॉडी की डायरेक्शन बदल जाए, मोमेंटम बदल जाए, है ना। यानी चेंज इन मोमेंटम इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम बोल सकते हैं, और इसको डिनोट भी जे से करते हैं। अब यहाँ पे इस ग्राफ को दिखाने का मतलब क्या है? देखो, निकालने को तो मैं फटाफट फॉर्मूले से आंसर निकाल दूंगा, पर इस ग्राफ को पढ़ो, इसकी फील लो। फील ये है, ग्राफ में ये कह रहा है, देखो एक्सटी ग्राफ है, बंदा अपनी पोजीशन बदल रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो एक बात, इस ग्राफ का वीटी ग्राफ अगर बनाऊं, अगर वीटी ग्राफ अगर मैं चेक करूं या मतलब वीटी ग्राफ एनालिसिस करूं, तो क्या है कि सर यहाँ पे बंदे की कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक जब बंदे ने अपनी पोजीशन बदली 0 से 2 सेकंड के बीच, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। जब वो दूसरे से 4 सेकंड की तरफ बढ़ा, इसकी बॉडी की वेलोसिटी तो वही रही लेकिन नेगेटिव साइड में आ गई। क्या यहाँ से इस ग्राफ से पता लग गया आपको? एक्सटी ग्राफ ये चीज समझा रहा है, ध्यान से देखो। इम्पल्स की इसने फिजिक्स पूरी ग्राफ में सिखा दी कि 0 से 2 सेकंड में अगर बॉडी की सिचुएशन देखूं मैं, तो पहले 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर मान लो मैंने बॉडी को इस तरफ में फोर्स लगा के मोमेंटम दिया, तो अगले 2 से 4 सेकंड के बीच में इसको इसी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी एक बॉडी कुछ इस टाइप से अपनी कर रही है। यहाँ से देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन अपनी ऐसे ऐसे बदल रही है। अब एक बॉडी जो इस तरफ जा रही है मूव करती है और सडन उसकी डायरेक्शन ये हो रही है, ये किसी इंपल्स की वजह से ही होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बॉडी यहाँ जा रही है, ठीक है, और इसने अपनी पोजीशन मतलब अपनी डायरेक्शन को बदला ही नहीं बिना किसी इंपैक्ट के। ये तो न्यूटन के लॉज ही अपने वायलेट हो जाएंगे। तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपल्स आया होगा, जब भी बॉडी की अपनी डायरेक्शन चेंज हुई है ना। तो अब इंपल्स निकालना है। इंपल्स का क्या है सीन? फंडा इतना सा है, वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है चेक कर लो, ठीक है, और मास से मल्टीप्लाई कर लो, मोमेंटम का चेंज आ जाएगा, हो गया आपका इंपल्स। तो अब यहाँ पे एक्स टी ग्राफ है, वेलोसिटी कैसे निकाल लूं? सर कुछ ना करो, स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकाल लें एक्स टी ग्राफ में? क्योंकि सर स्लोप से तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी, तो स्लोप कैसे निकालूंगा? सर इतनी सी ट्रायंगल को देख लो, इतनी सी ट्रायंगल को ना आप 3 टुकड़ों में बांट दो। इतनी सी ट्रायंगल को 3 टुकड़ों में कैसे? सर ये मेरा एक मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। तो सी पॉइंट मैंने बना दिया, ठीक है सर। सर ए से बी तक के लिए क्या हाल है? वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ए से बी तक के लिए सर वेलोसिटी निकलेगी क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी नीचे टाइम कितना होगा? 2 माइनस 0, वेलोसिटी क्या होगी? 2 माइनस 0। तो वेलोसिटी आ गई मेरी 1 मीटर पर सेकंड पहले के केस में। बी टू सी में क्या हाल है? सर मेरी वेलोसिटी अब 0 हो रही है, देखो वेलोसिटी मेरी 0 हो रही है लास्ट पे जाके। ओ सॉरी, लास्ट में 0 नहीं, सॉरी सॉरी 0 नहीं, कांस्टेंट में आ रही है लेकिन नेगेटिव में आ रही है, इसका ग्राफ तो बनेगा ना, पोजीशन 0 हो रही है। तो क्या आएगी दोबारा वेलोसिटी? सर 0 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0, क्या हो रहा है इसको?
आ जाएगा लिखा हुआ अपने आप। तो ये -1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर वीटी ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, तो ये वी और टी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ इसका कुछ बनेगा ऐसे, प्लस का 1, माइनस का 1, ठीक है, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। इस टाइप से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही रहेगी। ये कुछ ग्राफ बनेगा। ओके, अंडरस्टैंड सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेरे को वेलोसिटी मिल गई। ओके, अब इसी का मोमेंटम भी निकाल लो। वेलोसिटी मिल गई, इसको मास से, दोनों को मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास कितना था मेरा? 0.4 kg, यहाँ पे 0.4 kg। इसका मोमेंटम कितना आ गया सर? 0.4 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इसका माइनस का 0.4 न्यूटन सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम निकालो। चेंज इन मोमेंटम कितना सर? 0.4 माइनस का 0.4, ठीक है, डेल्टा पी, दैट इज 0.8 न्यूटन सेकेंड, मैग्नीट्यूड बाई 0.8 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया फंडा क्या था? ग्राफ समझा दिया, वेलोसिटी ग्राफ भी बना दिया था आपको कि कैसे इंपल्स क्रिएट हो रहा है इस ग्राफ को देख के, और उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया। वरना करने को सिर्फ कुछ नहीं, एक्सटी ग्राफ मिले, स्लोप कैलकुलेट करना, आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्वेश्चन है अगला आपका, क्या कह रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डजंट डिपेंड अपॉन। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। किस पे डिपेंड नहीं करता सर? मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, काटो इसको, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी करता है, काटो इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास करता है। एंगुलर वेलोसिटी पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता। वेरिएबल मास सिस्टम आप जानते हो, लाइक रिंग होगी आपकी, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, शीट होगी, तो ये आपका इसमें आ गया वेरिएबल मास सिस्टम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे आपको पता ही है, इसी पे तो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिजाइन की गई है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आई होप एग्जाम में जिस बच्चे ने किया होगा उसको कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर थे। ठीक है, कह रहे हैं कि ना, फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना, भाई शीट है या कोई प्लेट होगी ABCD स्क्वायर शेप में दी हुई है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन IAC IEF। अच्छा, ये मैं बता दूं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्सिस AC एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्सिस EF, ये आपको उसने मतलब इसे कहने का मतलब जो भाव है या जो भी इसकी फीलिंग है वो यही है कि इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। अब आई थिंक कई बच्चे या जो भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे मेरे जैसे, जो उस टाइम पे अगर मैं आपकी एज में होता तो सोचता कि यार फॉर्मूला तो आता नहीं, स्क्वायर लेमिना है, फॉर्मूला तो मेरे को आता नहीं, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो एक एक बार के लिए कोई इंटीग्रेशन वगैरह कर करके मैं EF वाला निकाल भी लूँ, अब AC वाला कैसे निकालूं, फॉर्मूला तो आता नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली फॉर्मूले का था ही नहीं। ये जो क्वेश्चन आपका फॉर्मूले का था ही नहीं, ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए था कि किसी बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को लेके कॉन्सेप्ट कितना मतलब होता है ना, शार्प घिसा हुआ है। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ अभी इसको। IAC और IEF का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले थोड़ा सा डिजाइनिंग कर ले। ठीक है, ये बना दिया मैंने आपका स्क्वायर लेमिना, जैसा वो फोटो में कह रहे हैं, पिक्चर में कह रहे हैं। अब बना लेते हैं अपनी दो एक्सिस। एक एक्सिस आपकी ये वाली आ गई, ठीक है, एक एक्सिस आपकी ये वाली आ गई, ओके। दूसरी एक्सिस आपकी ये वाली आ गई, जिस टाइप से क्वेश्चन में कह रहे हैं, यही बात है ना। तो नेम नोमेनक्लेचर दे दो इनके, क्या है, ABCD, ABCD, इधर आपका F, ये आपका आया E, ये आपका आया पॉइंट O, ठीक है। यहाँ पे घूम रहे ऐसे, यहाँ पे भी घूम रहे ऐसे। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, अब मैं कैसे निकालता हूँ सोचो। मेरे को ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ही नहीं है, ना मैं इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ना इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। मुझको जरा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि IAC से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा वही
बीडी से निकलेगा, है ना भाई, बीडी से भी तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। बिल्कुल सर। और सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ, ऐसे यहाँ पे दे देता हूँ एक एक्सिस, ऐसे ही एक एक्सिस यहाँ दे देता हूँ, मान लो इसको नाम दे दो आपका mn, ठीक है। यानी आई ई एफ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाल लूंगा वही mn से भी निकलेगा। क्या ये बात बोल सकता हूँ? ऑब्वियस ही बात है सर, अगर यहाँ से अगर स्क्वायर शीट है और ऐसे से घुमाओगे तो इसको ऐसे से घुमा लो तो भी बात वही आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ऐसे से घुमाओगे, ठीक है, या फिर या ऐसे से घुमाओगे तब भी बात वही है। यानी कुछ ये इस टाइप से आपकी डायगोनली कट जाएगी, है ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना इसको मैं 3D में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना आप, देखो आराम से समझना इस क्वेश्चन को, बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले होगा ये। अब इसको मैं थोड़ा सा शेप चेंज कर रहा हूँ। शेप चेंज कैसे? 3D में बना रहा हूँ इसको, ये देखो 3D में, ये मैंने आपका बना दिया 3D में, ठीक है। ये वही आ गया आपका ए बी सी डी, ये स्केयर शेप आपकी 3D में आ गई। अच्छा, मैं इसमें अब एक्सिस डाल देता हूँ अपनी, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये आ गया आपका वाई एक्सिस 3D में। अब इसमें एक निकल गया आपकी ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपकी माइनस का जेड आ गया, इधर की तरफ आपका माइनस का एक्स आ गया, और इधर की तरफ आपका नेगेटिव आया गया, ठीक है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ कहीं आपका, यहाँ कहीं पे आपका F वाला पॉइंट, यहाँ पे कहीं आपका E वाला पॉइंट, ठीक है। अब सब कुछ भूल जाओ, मुझको इतना बताओ, क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है? ऑफ कोर्स लग सकती है सर, ठीक है। कैसे सर? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? अगर सर दो साइड एक प्लेन में है, ठीक है, उनके जो रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, तो एक थर्ड साइड जो होगी 3D में, मैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। यानी कि आई जेड में कैसे निकाल सकता हूँ? एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके। यही बोलती है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। अब एक बार के लिए जो ये कहानी लिखी थी मैंने, ये जो समझाई थी, इसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो 3D में। कैसे सर? आई जेड किसके बराबर होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ई एफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आपका mn का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के एडिशन से मिल जाएगा? बिल्कुल सर। क्या मैं बोल सकता हूँ आई जेड दोबारा क्या होगा? सर वही प्लेन साइड, बीडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और एसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिल जाएगा आपको? क्या सर? बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आई जेड क्या है? सर 2IEF के बराबर ही तो है। कैसे? यहाँ पे आइडेंटिटी बना रखी है। सर ये क्या है आई जेड? अगेन सर ये 2I AC के बराबर ही तो है। अगेन सर यहाँ पे लिख रखी है ये बात। अब ये दोनों आई जेड है तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे, तो क्या बना आपका 2I EF इज इक्वल टू 2IAC। तो काट लो, 2 से 2 काट लो, आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ से आपका आंसर आ गया डी। ना ही मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज निकाली और आइडेंटिटीज निकाली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का खेल लगाया और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आप एग्री करोगे इस बात से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था, जिसको कॉन्सेप्ट जिसने समझा हुआ है या अच्छी प्रैक्टिस की हुई वो आराम से कर लेता, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए पिक्चर है, इसको थोड़ा सा देख लेना और आई थिंक आपका ये हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द सेम। मतलब दो में कहीं सेम दी हुई है, आपकी डायमेंशन चेक कर लो कहाँ कहाँ सेम दी हुई है। लो पहला ऑप्शन ही आंसर है इसका। टॉर्क एंड वर्क सभी को पता है, जिसने डायमेंशनल फॉर्मूला रटे हुए हैं उसको पता है। सर टॉर्क का होता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2, ठीक है। क्वांटिटीज अलग होती हैं बस, और ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में भी दिया हुआ है ML2T-2, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक आपकी स्केलर, ठीक है, जूल यूनिट होती है उसकी। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस है, कुछ नहीं है आपका। अगला आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा तो क्या, बस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से आ गया आपका, जनरली बच्चे करते ही नहीं है स्कूल वगैरह में। आ जाओ, क्या कह रहे हैं ये? एक स्टूडेंट है, ठीक है, फट्टा लेके आया, फट्टा, फट्टे से मेजर कर रहा है आपकी रोड।
तो उसने कहा कि रोड की लेंथ उसने जो कैलकुलेट की वो निकाली 3.50 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी समझना ध्यान से, एक स्टूडेंट है, मेजर कर रहा है लेंथ ऑफ रोड को और लिखता है उसको 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर, उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा? सीधी सी बात है, फट्टा यूज करा होगा, नहीं दिया उसने। उसने कहा मीटर स्केल यूज किया होगा, अच्छा। वर्नियर कैलिपर, अच्छा। एक स्क्रू गेज, ओके। अच्छा एक बात तो, जो भी बच्चा चाहे स्कूल में थोड़ा बहुत भी अगर एक बार भी लैब में घुसे तो उसने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, स्क्रू गेज से हम मेजर करते हैं वायर की जो थिकनेस होती है, पेपर की थिकनेस होती है, इस टाइप की बहुत पतली पतली, या फिर मान लो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना करंट में, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए वायर का तो मुझे वो जरूरत पड़ती है उसकी थिकनेस जानने की, तो वो मैं स्क्रू गेज से करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है 3.5 सेंटीमीटर जितना स्क्रू गेज यूज नहीं किया होगा, ये कॉमन सेंस है। इसकी थ्योरी में अभी नहीं पढ़ाने वाला वरना टाइम निकल जाएगा, तो स्क्रू गेज इस्तेमाल नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन से दिख रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर जितना लंबा डिस्टेंस ये स्क्रू गेज से यूज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मीटर स्केल से यूज कर सकता है, ऑब्वियस है सर मीटर स्केल से यूज कर लेगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सर 3 सेंटीमीटर मेरे को मीटर के स्केल में रीडिंग मिलती है, लेकिन पॉइंट के बाद देखो 50 तक वो प्रिसाइजली बता रहे हैं, एक्यूरेटली बता रहे हैं कि मैं 0 मतलब 0.50 तक मैंने अपनी रीडिंग देख ली, मेरा 0.49 नहीं हुआ, मेरा 0.48 नहीं हुआ, मेरा 0.51, मेरा 0.53 नहीं हुआ, यानी कि पॉइंट के बाद दूसरे डेसिमल प्लेस तक, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक तो आपका मीटर स्केल बताता है, ठीक, लेकिन उससे भी अगली डेसिमल प्लेस तक सिर्फ आपका वर्नियर स्केल बताता है। प्रूफ नहीं तो अभी चेक करके दिखाता हूं कैसे। एक वर्नियर स्केल जो होता है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? सर एक वर्नियर स्केल की जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग -1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग में होती है। एंड एज यूजुअल आप जानते हो किसी भी वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन जो होती हैं कोइंसाइड करती हैं आपकी 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ, ठीक है। 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ जब वो कोइंसाइड करती हैं तो 1 VSD की जो रीडिंग आई MSD की फॉर्म में वो क्या आई? सर 10/9 MSD, ओके, मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं है ये, MSD, ठीक है, आपका मेन स्केल डिवीजन। तो वन लिस्ट काउंट क्या है आपका? वन लिस्ट काउंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 MSD माइनस 9/10 MSD, और वन लिस्ट काउंट क्या होगी आपकी? 1/10 महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, बोल ही दिया 1/10 महेंद्र सिंह धोनी, यानी हम अपनी मेन स्केल डिवीजन। अब अपनी एक मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल की एक मीटर स्केल की तरह ही होती है, और कितने सेंटीमीटर की रीडिंग बताती है? सर 1 सेंटीमीटर की रीडिंग देती है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की ये, एक मिनट, वेट ए मिनट, हाँ 1 सेंटीमीटर की एक रीडिंग आती है, यही आती है ना, हाँ, एक मिनट, हाँ 1 हाँ ये ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, लिस्ट काउंट कितनी आई आपकी? सर 0.01 मीटर, लो जी, आपकी आपकी निकल गई, लिस्ट काउंट यही होती है ना, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वर्नियर स्केल से इसने यूज किया होगा पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस तक जाने के लिए, ठीक बताने के लिए। यहाँ पे गलती कर दी क्या मैंने? एक मिनट, 1 मेन स्केल डिवीजन आ गई, ठीक है, ओ सॉरी 1 मेन स्केल डिवीजन, और सॉरी यही मैं कह रहा हूँ, गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे 10 हो रहेगा, 0.01 आएगा। मेन स्केल की डिवीजन, 1 मेन स्केल की जो डिवीजन होती है वो 1 सेंटीमीटर का भी 10वां हिस्सा होता है, सॉरी ये होती है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। पट्टा पड़े कोई स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसमें 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन आती है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सही है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्क पावर एनर्जी के ऊपर है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? A block of 5 kg is being raised, 5 kg का जो ब्लॉक है इसको ऊपर उठाया गया, उठा दो भाई, ठीक है।
5 kg के ब्लॉक को ऊपर उठाया एक रस्सी की मदद से, यानी टेंशन है, यानी मास ऊपर रस्सी आ गई, ठीक है, ऊपर आपकी आ गई ये रस्सी या थ्रेड जो भी जिससे इसको खींच रहे हैं। ओके, अच्छा, वर्डन पूछा हुआ अलग अलग तरीके से। अच्छा सोचो क्या हो रहा होगा सर, जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, नीचे ऑब्वियस ही बात है सेंटर से mg लग रहा होगा, सेंटर की तरफ mg लग रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है सर, ऊपर की तरफ ही एक्सलेट होके जा रहा है, ma का फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। टेंशन इसका साथ छोड़ेगी नहीं जब रस्सी है, तो ठीक है। तो क्या मैं सर कह सकता हूँ कि सर t माइनस एम जी मेरा ma के बराबर है? ऑफ कोर्स सर आप कह सकते हो, ठीक है। ये अगर आपका मान लो 0 डिस्टेंस है तो ये कहीं 2.5 मीटर तक ऊपर जा रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल, यही क्वेश्चन ने बात बोली, अलग अलग फोर्सेस से निकाल लो अलग अलग बर्डन, ठीक है। टेंशन से बर्डन निकाल लो, तो टेंशन क्या है मेरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सर m g प्लस a, ठीक है। तो टेंशन कितनी आई सर मेरी, मास कितना है आपका 5 kg, जी आपकी 9.8, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है आपका सर, एक्सेलरेशन आपका कितना है 2, ओके, ठीक है। तो टेंशन कितनी आई आपकी 5 इंटू 11.8 दैट इज 5 अट्ठे 40, 4 11 पंजे 55, 4 59 न्यूटन, ठीक है। अब वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा सर, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, टेंशन का फोर्स 59 है, फोर्स इंटू डिस्टेंस आपका 2.5 को मैं 5/2 लिख रहा हूँ, ये 2.5 ही आपकी डिस्टेंस, लेकिन मैं इसको 5/2 लिख रहा हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। कर लो कैसे, 5 36 300 माइनस 5 295 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कैसे किया मैंने 60 माइनस 1 इंटू 5 कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। क्या आया ये 29 295 का हाफ कितना बन गया 147.5, ठीक है, यही आएगा ना 2.5 जूल, ठीक है। अगला वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी कितना आएगा सर, एम जी इंटू एच नेगेटिव साइन के साथ, डिस्टेंस ऊपर है मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव में आएगा, पहले ही बता दूं। मास कितना 5, जी 9.8, एच कितना 5/2, कैलकुलेट कर लो, ये आपका कितना आया 2 चौके 8, ठीक है, ये कितना आया 5 इंटू 24 पंजा 120 नेगेटिव के साथ, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना आया, अब टोटल वर्क डन भी निकालना है, तो टोटल वर्क डन कितना आया, टोटल वर्क डन आपका आया वर्क डन टोटल दैट इज 25 जूल, टोटल वर्क डन कितना है आपका 25 जूल। अब कैलकुलेट कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ग्रेविटी का जा रहा है ए का आर के साथ, बी का क्यू के साथ, एंड सी आपका नेट वन एस के साथ, ए आर बी क्यू सी एस, ऑप्शन ए करेक्ट, ओके, इजी है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया, टेंशन कैलकुलेट की, उसके द्वारा वर्क डन पैदा किया, mg का फोर्स लगाया, उससे फॉर्मूला इक्वेट करके वर्क डन का फॉर्मूला निकाल के वर्क डन लगाया। माइनस का साइन क्यों आया सर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और टोटल वर्क डन आपको पता लगेगा। अदरवाइज यहाँ से भी दिख रहा है टी माइनस एम जी इंटू एम ए है, ये टोटल फोर्स आपका नेट फोर्स ये लग रहा है एक्सीलरेट करवाने वाला, तो इंटू में तीनों को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो अभी वही बात आ रही है आपकी, ओके। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, वर्क डन बाय आपका टेंशन ग्रेविटी एंड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 5 kg experienced a force 2x square plus x, वेरिएबल फोर्स आ गया। हम जानते हैं एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्डन क्या होता है सर, वेरिएबल फोर्स क्या है Fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, वर्डन क्या होगा वेरिएबल फोर्स के लिए सर, वर्डन होगा Fx dx, इंटीग्रेट कर दो x1 से x2 जहां तक ये डिस्प्लेस हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। अब वर्क डन की वैल्यू
बर्डन कितना है आपका सर 2x स्क्वायर प्लस x dx। कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ 0 से 2 ले लेता हूँ क्योंकि इनिशियल वैल्यू दी नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो रेफरेंस मैंने 0 ले लिया और 2 तक ये गया। तो अब सोल्व कर लो, क्या आया सर 2x³ अपॉन 2, सॉरी नीचे 3 आएगा, 2x³ अपॉन 3 प्लस x² अपॉन 2, 2 0 से, तो नीचे वाली लिमिट से 0 ही हो जाएगा, ऊपर वाली लिमिट क्या आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बाय में 3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल आएगा 2, तो ये आएगा 3 दूनी 6 22/3 जूल। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेना, बाद में मैं आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन, हाउ मच बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 75% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये कह रहा है, आपको पता ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, सरफेस पे ही आपकी जी मैक्सिमम होती है। जी जो होती है आपकी सरफेस पे जी होती है, डेप्थ पे जाओगे, अंदर खड्डा खोद के डेप्थ में जाओगे तो जी आपकी एट डेप्थ डी जी आर हो, मतलब आपकी ओरिजिनल जी से छोटी होती है। अगर हाइट पे जाओगे तो हाइट पे भी जी आपकी घटती है, ठीक है, ओरिजिनल जी से। सरफेस पे ये मैक्सिमम होती है। तो यही बात कह रहा है कि कितना गहरा गड्ढा खोदूं कि मुझे क्या मिले, 70% ऑफ जी, यानी 100% वैल्यू आपकी सरफेस पे होती है, तो 70% ऑफ जी मेरे को अर्थ मतलब नीचे खड्डे में मिले। तो मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं जानता हूँ कि सर जी मेरा जो है एट डेप्थ डी वो क्या होता है, जी इंटू 1 - d/r होता है, वेर डी क्या होती, आर क्या है हमारी, आर सर रेडियस ऑफ द अर्थ है, ऑब्वियस ही बात। ठीक है, तो ये जी डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 70% ऑफ जी कर दो। 70% ऑफ जी, ये क्या हो रहा है भाई, 70% ऑफ जी कर दो, यानी कि 7/10 ऑफ जी कर दो। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 7/10 ऑफ जी ऑब्टेन हो जाए किससे, जी से, एट 1 - d/r डेप्थ डी। ठीक है, जी से जी कैंसल, 7/10 1 - d/r, तो d/r इधर क्या आ जाएगा 1 - 7/10। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, r इंटू 3/10, r इंटू 3/10, और r की वैल्यू कितनी होती है सर 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इंटू में 3/10। अब इसको सोल्व कर लो, ये कितना आया 192, ठीक है, इंटू 0 किलोमीटर, 1920 किलोमीटर। जब मैं गड्ढा खोद दूंगा नीचे, ठीक है, सरफेस से नीचे चला जाऊंगा, तो मेरे को 70% ऑफ जी की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो 6400 किलोमीटर कहाँ इतना बड़ा, 6400 किलोमीटर, उसमें इतना सही हिस्सा आपका 1920 किलोमीटर। देख लो कोई आंसर है क्या, ये रहा, किलोमीटर है 10⁻³ में है, पहले ही 10⁻³ मीटर 10⁻³ में है, फिर 3 और पीछे कर दो 1.920, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, फ्री में था। अगला क्वेश्चन आपका, what would be the new period of rotation of the earth around the sun if the distance between earth and sun is double। अगर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें तो क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, कैप्लर का लॉ लगा दो। कौन सा, कैप्लर का थर्ड लॉ लगा दो। कैप्लर का थर्ड लॉ क्या बोलता है सर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर क्यूब वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओके, तो पहले T1 था टाइम पीरियड, T1 का स्केयर, तो पहले डिस्टेंस क्या था मेरा, R1 क्यूब था। ओके, अब टाइम पीरियड T2 होगा मान लो, क्यों, क्योंकि मेरा R2 हो गया नया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया डिस्टेंस R2 है वो मेरा डबल हो गया R1 से, है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे T2 का स्केयर क्या होगा सर, T2 का स्केयर आएगा, ठीक है, T2 का स्केयर आएगा। अच्छा, इसको एक काम करो आप, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साइन को हटा दो, इसको मैं कुछ कांस्टेंट C1 बना देता हूँ, इसको कांस्टेंट C1 बना देता हूँ। ठीक है, C कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को। ओके, तो T2 क्या होगा मेरा सर, C 2 दूनी 4 दूनी 8 R1 का क्यूब, ये हुआ। अब T1 का स्केयर अपॉन T2 का स्केयर रेशो ले लो, क्या आएगा ये सर 1/8 आएगा। तो T2 का स्केयर क्या हुआ 8, T1 का स्केयर, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 2√2
T1 के बराबर आ गई। अब 2√2 T1 के बराबर आ गई। T1 एक साल में अर्थ चक्कर लगाती है सन का। अब दूसरी जब डिस्टेंस डबल कर दिया तो कितना लगाएगी, एक साल से मल्टीप्लाई 2√2, तो 2√2 टाइम्स ईयर आपका जो होगा वो पीरियड लगेंगे आपके। अब 2√2 कितना हो गया, ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ, दिया है √8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भाई पहले 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा था, अब कितना हो रहा है, √8 इंटू 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा है, खत्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिन में निकालना चाहो तो दिन में भी निकाल सकते हो, यहाँ डेज के ऑप्शन दिया हुआ है, कर सकते हो चेक। कैलकुलेशन का किसी का मन हो तो कर लेना बैठ के पेपर में, बट मैं सेफली कहूंगा, यानी कि सेफ्टी नहीं है उस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, डिग्री सेल्सियस है क्या है भाई, यूनिट ही नहीं दी हुई, यूनिट नहीं दी हुई। अब 27 डिग्री सेल्सियस ही होगा, मैं सेल्सियस ले रहा हूँ भाई इसको। 27 डिग्री सेल्सियस क्यों, आमतौर पे जब क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये 300 केल्विन कुछ बन रहा होता है, तो हमेशा कुछ यही रखता है एग्जामिनर, 27 केल्विन तो क्या बोलेगा वो, डिग्री सेल्सियस ही है ये। तो मीन फ्री पाथ आपका लैम्डा क्या होता है सर, सर जब भी एक मॉलिक्यूल है एक टक्कर खाने के बाद अगली टक्कर से पहले बीच में जो फ्री डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा। यानी कि मतलब एक कंटेनर में जब मैं आइडल गैस भरता हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे होते हैं, टक 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 कोलिजन हो रहे होते हैं। यानी एक टक्कर के बाद अगली टक्कर खाने से पहले एक मॉलिक्यूल जो बीच में खाली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही आपका होता है मीन फ्री पाथ। ओके, तो मीन फ्री पाथ आपका यहाँ पे दिया इसने 2 सेंटीमीटर, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। ओके ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, आरएमएस वेलोसिटी है ये, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी आपकी कितनी दी हुई है सर, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मैं कह रहा हूं कि ये बताओ मेरे को, एक कोलिजन के बीच में टाइम पीरियड कितना लगा होएगा, सिंपल सा लॉजिक बताओ मुझे। या फिर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, इसने ये कहना व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 सक्सेसिव कोलिजन, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक बार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगी, सर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, है ना, कि भाई जो वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी पे डिवाइड बाय लैम्डा। अगर सेंस समझ नहीं आ रही तो एक चीज बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है आपका सर लैम्डा अपॉन वेलोसिटी, तो वही चीज आ गई। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन क्या होगा, सर वेलोसिटी कितनी है 10 अपॉन मीन फ्री पाथ कितना 2 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड बाय 2 के पावर माइनस का स्क्वायर ये भी कर दो, तो यानी कि 500 कोलिजन आ रहे होंगे, ठीक है, 500 कोलिजन हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर, 500 कोलिजन हो रहे होंगे एक सेकंड के अंदर। तो इसमें ये बताओ फ्रीक्वेंसी अगर ये है तो टाइम इंटरवल कितना होगा, सर टाइम इंटरवल का होगा 1 अपॉन 500 सेकेंड। भाई एक सेकंड में 500 कोलिजन हो रहे हैं तो एक कोलिजन के बीच में कितना हो रहा होगा 1 अपॉन 500 सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से टक्कर खा रहा है, 500 कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में, तो मतलब एक कोलिजन को कितना टाइम लग रहा होगा 1 अपॉन 500 सेकेंड। तो ये आपका मिल गया आपको व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। तो ये था आपका पार्ट फर्स्ट ऑफ HUBSC एग्रीकल्चर का फिजिक्स पोर्शन का। ठीक है, फर्स्ट 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा मेरे को लगा कि लेक्चर बल्कि हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। ये 15 क्वेश्चंस मैंने करवाए, देखा जाए तो सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, बस एक आपको कुछ एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, लाइक वो एक आपका क्या कहते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, एक दो आपकी इम्पल्स वाले, कई बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं, बाकी सिंपल से जिसने प्रैक्टिस की उसके लिए इजी क्वेश्चन था। हाँ, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्लीज़ इस टाइप के पेपर के लिए स्पीड बना लें, क्योंकि पेपर लेंदी हो जाता है करना, मतलब उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो खासकर अपनी स्पीड को और बढ़ा लें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन वो फटाफट करेंगे तभी मैथ से क्वेश्चन वो ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर में, पहले पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट अगले पार्ट में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे एंड देखते हैं हम आगे बढ़ेंगे, और आज तीनों पार्ट्स में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप टीम को मैसेज कर देना, मेरे पास पहुंच जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।
आई होप आपको समझ आया होगा।